अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम नवाज़। बात करेंगे इज़राइल, फ़िलिस्तीन, लेबनान। दुनिया की 26% आबादी इन मुल्कों में रहती है। 2 लाख से ज़्यादा टैंक हैं उनके पास, और जाने क्या क्या दुनिया के हर हिस्से में है। अफ्रीका से है, मिडिल ईस्ट यानी एशिया से तो है ही, यहाँ तक कि यूरोप से भी अल्बानिया के प्रतिनिधि आए थे। तो इस रूप में देखो तो दुनिया की बड़ी ताकत है। जब एक साथ बैठते हैं अरब और इस्लामिक देश, सारे लोग आए, बड़ी बड़ी बातें हुई। इनकी जो अध्यक्षता कर रहे थे कतर के अमीर, उन्होंने कहा कि इज़राइल जब नए मिडिल ईस्ट की बात करता है तो उसको ऐसा लगता है कि पूरे मिडिल ईस्ट पर उसका रुतबा चलेगा। वो जहाँ चाहेगा जा सकेगा, आ सकेगा, और यह बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। अगर सीसी की बात करें तो इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सीसी, अगर उनकी बात करें तो वो कहते हैं कि ये जो हमला हुआ है इसकी वजह से जो पहले 20 डील्स हुई है वो सारी की सारी कैंसिल हो सकती है। अगर पजेशियन की बात करें, ईरान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ये एक चुनौती है, ये सीधे सीधे आपके सामने एक चुनौती है। या तो एक हो जाइए, एक होकर इज़राइल के मुकाबले के लिए तैयार रहिए, या एक एक करके बर्बाद होने के लिए तैयार रहिए। जॉर्डन के जो शाह हैं, उनका कहना है कि विथ ऑल कैपेबिलिटीज़, सारी ताकत के साथ हम कतर के साथ खड़े हैं। क्या करने के लिए खड़े हैं पता नहीं। टर्की का कहना है कि इज़राइल के ऊपर सैंक्शन लगा देना चाहिए, सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बातों बातों से सारी बातें हो गई, और इसके बाद जो सऊदी गज़ट है उसमें खबर छपती है कि अटैक ऑन वन स्टेट इज़ अटैक ऑन ऑल स्टेट्स, यानी अगर एक अरब मुल्क पे हमला होता है तो यह सारे अरब मुल्कों के ऊपर हमला है। अब मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, ये जो मीटिंग थी, अब जब इज़राइल से इनको ख़तरा लग रहा है तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करेंगे कुछ नहीं। पूरी समिट से जो निकल के आया वो एक लाइन में मैं आपको बताऊंगी कि यूएन जाएंगे, फलाना जाएंगे, दिमागा जाएंगे। ओमान के शासन वहाँ नहीं गए। ओमान के जो शाह हैं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव गया था, और उन्होंने जो कहा वो यही कहा कि हमको सारे तरीके से इज़राइल की मुखालिफत करनी चाहिए। अब आप ये सुन के खुश हो जाएंगे, लेकिन उन मुखालिफत का मतलब उन्होंने आगे बताया। यूएन ने लेटर एनएससी से कहना चाहिए, भैया अमेरिका जब तक बैठा हुआ है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, किसी प्रपोज़ल में इज़राइल का नाम तक नहीं आएगा। आप जनरल असेंबली में तो पहले ही 142 देश आपके साथ खड़े हो चुके हैं, लेकिन उससे होना क्या है? वो बाइंडिंग तो है नहीं। ऐसे जाने कितने प्रस्ताव पास हो चुके हैं, कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ईरान के ऊपर पहला हमला किसने किया था? इज़राइल ने किया था। और तब ये कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, जॉर्डन, ये सारे के सारे मुल्क जो है जो चुपचाप बैठे हुए थे। ईरान से जो मिसाइलें चल रही थी उसको इंटरसेप्ट करके गिरा दे रहे थे, लेकिन इज़राइल से जो मिसाइलें आ रही थी उनको नहीं रोक रहे थे। तो जब ईरान पे हमला हो रहा था तो खामोश बैठे हुए थे। इनको लगता था अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। फ़िलिस्तीन पे हमला हो रहा था तो खामोश बैठे थे, हमें क्या करना है, ज़बानी जमा खर्च करो। और यमन की तरफ से एक जो पाला हुआ बंदा है, जो रियाद
के एक होटल में रहता है, जिसको यूएई, सऊदी अरबिया और अमेरिका और इज़राइल ख्वाब देखते हैं कि कल को यमन की गद्दी पर बैठेगा। उसको ये लोग लेके गए थे इस मीटिंग में, और वो कहता है कि रेड सी में जो हमले हो रहे हैं, यानी हूती हमले करा रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। इज़राइल की बात करता है, वो बात करता है जो इज़राइल अगर वहाँ पर होता तो करता, और उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के ले जाते हैं यूएई और सऊदी अरबिया के लोग, क्योंकि यमन के हूतियों के साथ वो समझौता नहीं कर सकते जो इज़राइल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, चाहे वो यमन के हूती हो, चाहे लेबनान के हिजबुल्ला हो, चाहे हमास के लोग हो, या हमास छोड़ दीजिए आप, सारी तंजीमें हो, मिडिल ईस्ट सारी तंजीमें हो, फ़िलिस्तीन की वो जो दुश्मन है, और अब बयान दे रहे हैं कि इज़राइल जो है वो दुश्मन कंट्री है। नेतन्याहू ने भी कह दिया, कतर को कह दिया एनिमी कंट्री, लेकिन नेतन्याहू अच्छी तरह से जानते हैं कि कतर कुछ नहीं करने वाला। नेतन्याहू अच्छी तरह से जानते हैं कि बातें कितनी भी कर ले, ये सारे मुल्क इज़राइल के ऊपर हमला नहीं करने वाले। उसने साफ साफ कह दिया कि हम दोबारा भी हमला करेंगे, तिबारा भी हमला करेंगे, हमास के लोग जहां होंगे वहां हमला करेंगे। हालांकि इस पर जो कतर के अमीर हैं, उन्होंने सवाल ज़रूर पूछा। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि आपने हॉस्टेज वापस पाना चाहते हैं, अपने हॉस्टेज मतलब वापस पाना चाहते हैं कि अपने, और दूसरी तरफ जब हमास के लोग इकट्ठा होते हैं इस प्रस्ताव पर बात करने के लिए जो ट्रंप ने दिया था, तो आप उनको मारने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आप हॉस्टेज डील नहीं चाहते हैं, आप सीज़ फायर नहीं चाहते हैं। कौन सी नई बात कह दी? सब जानते हैं कि इज़राइल किसी तरह का हॉस्टेज डील, किसी भी तरह का समझौता नहीं चाहता है। हॉस्टेज जो थे वो इज़राइल के लिए, नेतन्याहू के लिए पहले दिन से इम्पॉर्टेंट नहीं थे, पहले दिन से इम्पॉर्टेंट नहीं थे। आपकी बात क्या सुनेगा? आज की खबर है टाइम्स ऑफ इज़राइल, जेरूसलम टाइम्स, हर जगह की छपी हुई है कि आईडीएफ का जो अभी का चीफ है वो कह रहा है कि डील कर लीजिए, इस जंग से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मोसाद ने कतर पर जब हमला हो रहा था तो कहा था कि मत कीजिए हमला, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन जब उनकी नहीं सुनी, जब आप अपने ही आर्मी चीफ और मोसाद चीफ की नहीं सुन रहा है नेतन्याहू, तो आपकी क्या सुन लेगा? आपकी बातों का उससे उसके ऊपर क्या असर हो जाएगा? और दोहरापन आप उठाकर देख लीजिए। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर थे कल उस मीटिंग में, और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इज़राइल पीस नहीं चाहता है, इज़राइल लगातार हमला कर रहा है। लेकिन उनकी आर्मी क्या कह रही है? उनकी आर्मी इज़राइल के हमले का जवाब नहीं दे रही है, वो अमेरिका से पैसे और हथियार ले रही है हिजबुल्ला के हथियार छीनने के लिए, यानी हिजबुल्ला से लड़ने के लिए। यानी उनका दुश्मन हिजबुल्ला है, उनका दुश्मन जो है वो इज़राइल नहीं है। ज़बानी कुछ भी कह ले, लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पैसे से अपना स्टेट चला रहे हैं। अमेरिका का प्रतिनिधि आता है और वहाँ पर पत्रकारों से बदतमीज़ी करता है, और लेबनान की सरकार कुछ नहीं कह पाती है। अमेरिका से पैसे ले रही है, हथियार ले रही है, ताकि हिजबुल्ला से हथियार छीना जा सके। किसकी बात करें? इस मीटिंग में सीरिया का रिप्रेजेंटेटिव भी था, जो कहता है इज़राइल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उसकी दुश्मनी हिजबुल्ला से है, उसकी दुश्मनी ईरान से है, उसकी दुश्मनी बाकी सबसे है, लेकिन इज़राइल से नहीं है।
ऐसी कंट्री 54 नहीं 540 भी हो जाए, ऐसी कंट्रीज़ के पास 2 लाख नहीं 20 लाख टैंक भी हो जाए, अगर वो जिगरा नहीं है, अगर वो हिम्मत नहीं है, अगर वो नियत नहीं है, तो फिर ये इज़राइल का मुकाबला क्या करेंगे। अगर वाकई यह सब होता तो जिस दिन फ़लस्तीन के अंदर जेनोसाइड शुरू हुआ था, और जेनोसाइड पर मैं आपको बता दूं कि आज अभी जब मैं ये खबर कर रही हूँ तो यूएन की एजेंसी ने, यूएन की एक और एजेंसी ने यह रिपोर्ट दी है कि जो कुछ चल रहा है गज़ा के अंदर वो सब जेनोसाइड की परिभाषा के तहत आता है। यानी इज़राइल जेनोसाइड कर रहा है गज़ा के अंदर। यह मैं नहीं कह रहा, यह यूएन की एम्बेसी कह रही है। यूएन के 500 एक्सपर्ट मिलकर कह चुके हैं जेनोसाइड कर रहा है। यह जेनोसाइड जब शुरू हुआ था, अगर वाकई इनकी नीयत और हिम्मत होती, तमाम मीटिंग्स हुई अरब इस्लामिक कंट्रीज़ की, इससे पहले भी अगर इन लोगों ने मिलकर ये जेनोसाइड रोकने की बात की होती तो आज फ़लस्तीन में यह हाल नहीं होता। और आज अगर फ़लस्तीन में यह हाल नहीं होता तो कतर के ऊपर हमला करने की हिम्मत भी नहीं होती। लेकिन जब ज़बानी जमाखर्च सारे कर रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं, हुतियों ने रेड सी रोक दिया, पानी का रास्ता रोक दिया, तो सऊदी अरब और यूएई मिलकर ज़मीन के रास्ते इज़राइल के माल पहुंचा रहे थे। यह जो टर्की का राष्ट्रपति है अर्दोगान, इसने सारे तिजारती रिश्ते अपने बनाए हुए थे। इसका इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा था कि सीरिया की सरकार गिर जाए, बजाय इसमें कि गज़ा के अंदर जेनोसाइड रुके। तो आपस में लड़ते रहो, बड़ी बड़ी बातें करते रहो और अमेरिका के सामने सर झुकाते रहो। यह तो अब दुनिया जानती है कि जो हमला हुआ था कतर के ऊपर, मैं तो पहले दिन से कह रहा था। अब सोर्सेस के हवाले से कहा जा रहा है, जो बराक डेविड और वेस्टर्न मीडिया 4 दिन तक चलाते रहे कि ट्रंप बेचारा तो कुछ नहीं जानता था। ट्रंप पे ट्वीट करते हैं, ट्वीट नहीं, वो क्या कहते हैं, ट्रुथ सोशल करते हैं और उस पे लिखते हैं कि हमें खबर मिली है कि हमास के लोग जो होस्टेज हैं उनको यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन शील्ड की तरह, और यह नहीं होना चाहिए। होस्टेज वापस कर दो। क्यों कर दें भाई, और क्या करे, होस्टेज का सर पे ले घूमे। होस्टेज को बचाने के लिए अपनी जान देते रहें। जो इज़राइल के जेल में हज़ारों फ़िलिस्तीन बंद हैं, उनकी चिंता नहीं है। ह्यूमन राइट्स की तुमको चिंता हो रही है। वहाँ घर गिराए जा रहे हैं। कल एक यूनिवर्सिटी गिरा दी गई। 35 लाख के आसपास लोगों के मारे जाने की खबर है। 1-1.5 लाख बच्चे मार दिए गए। उनको ह्यूमन राइट्स नहीं थे। सिर्फ इन हॉस्टेज के ह्यूमन राइट्स हैं। उनको खाना खिलाएं, उनको एसी में रखें, उनको शांति से रखें और अपनी जान देते रहें। गज़ा के बच्चे मरते रहें, औरतें मरते रहें, बूढ़े मरते रहें, नौजवान मरते रहें, सब कुछ होता रहे, सिर्फ इन हॉस्टेज को बचाएं। आसान तरीका था, डील हो जाती, सीज़ फायर हो जाता, इज़राइल युद्ध रोक देता। हमास तैयार था सारे के सारे हॉस्टेज को वापस करने के लिए, लेकिन नेतन्याहू को होस्टेज नहीं चाहिए। नेतन्याहू को चाहिए। देखते हैं, तो मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि यह सब कुछ झूठ है और मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगी। ना ट्रंप नाराज़ है, ना ट्रंप को बिना बताए हमला हुआ। अब ब्राक डेविड और दूसरे पत्रिका सोर्सेज के हवाले से बता रहे हैं कि यह हमारा हमला करने से पहले ही इज़राइल ने अमेरिका से बात कर ली थी और अगर ट्रंप चाहता तो यह हमला नहीं होता। लेकिन ट्रंप ने ना नहीं कहा।
जब नेतन्याहू ने फ़ोन करके बताया ट्रंप को कि हम हमला नहीं करने जा रहे हैं, तो खबर यह छपती है कि ट्रंप ने ना नहीं कहा। अरे या कहो, ट्रंप ने कहा, हाँ कहा, बिल्कुल कह दो ना। नहीं कहा का मतलब क्या होता है? किसी को आप शराब दीजिए और वो ना कहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो हाँ कह रहा है। तो कहिए कि ट्रंप ने हाँ कहा कि हाँ, कतर पर हमला करो, और अब भी वो कह रहा है या नहीं कह रहा है? मैंने कल भी बताया कि यह नहीं कह रहा है हमला मत करो, वो कह रहा है थोड़ा ज़्यादा सावधान रहो, यानी हमला करो, और उसी की शय है। आप देखिए, मार्क रूबियो पहुंचता है इज़राइल, और इज़राइल पहुंचने के फ़िलिस्तीनियों को वो जानवर से बदतर कहता है। उस जेनोसाइड को रोकने की कोई बात नहीं करता, कहता है कतर हमारा। नेतन्याहू को चाहिए अपनी कुर्सी किसी भी तरह वो कुर्सी पर बैठे रहे। उसका जो मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर, वो ट्वीट करता है गज़ा इज़ वर्निंग, गज़ा जल रहा है, और उस पर ट्रंप को कोई भी किसी भी तरह के ह्यूमन राइट्स की याद नहीं आती। मानो गज़ा में जो लोग रहते हैं वो इंसान ही नहीं हैं, मानो फ़िलिस्तीनी इंसान है ही नहीं, उनके ह्यूमन राइट्स नहीं हैं। ह्यूमन राइट्स सिर्फ उन इज़राइलियों के हैं जिन्होंने 2 साल से गज़ा को नर्क बनाने की कसम खाई हुई है, और उस नेतन्याहू के हैं जो अपनी गद्दी बचाने के लिए लगातार लोगों को मार रहा है, जिसको यूएन की संस्था जेनोसाइड कर चुकी है। और इसलिए ये जो मीटिंग हुई है उस पर मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो एक लाइन की टिप्पणी की है वो सबसे ज़्यादा असरकारी टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि बातों से और रिजोल्यूशन पास करने से मिसाइलें नहीं रुकती है। मिसाइलें से रुकती है। मिसाइलें तब रुकती है जब उनको ये डर होता है कि हमें मार गिराया जाएगा या हमारे बदले में मिसाइलें गिरेगी। ईरान से लड़ाई करने गया था इज़राइल। 12 रोज़ जंग हुआ। जब अपनी बिल्डिंग गिरने लगी, जब इज़राइल के अंदर लगातार बिल्डिंग गिरने लगी, जब मिसाइलें लगातार इज़राइल पर बरसने लगी, जब यह लगा कि कुछ रोज़ और अगर ये जंग चली तो इज़राइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो 12 दिन में जंग रुक गई। अगर हमास के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम होता, वो ताकत होती, तो यह जंग भी 15 दिन में रुक गई होती। जंग इसलिए चल रही है क्योंकि हमास के पास वो हथियार नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसलिए जंग चल रही है। कतर के पास सब कुछ है, सऊदी अरबिया के पास सब कुछ है। अभी खबर आई थी कि चाइना से भी हथियार ख़रीदेंगे, लेकिन हथियार ख़रीदने के लिए पैसा चाहिए, चलाने के लिए जिगरा चाहिए, और जब तक वो नहीं पैदा होगा अरब मुल्कों को इज़राइल कुछ नहीं समझेगा, और अपने ग्रेटर इज़राइल के ख्वाब को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता रहेगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो गुस्सा है, ये जो बयानात हैं, ये सिर्फ़ 2 वजहों से हैं। पहला डर हर बदमाश को यह है कि कहीं अवाम हमारे खिलाफ कुछ ऐसा ना कर दे कि हम सड़क पर आ जाएं, और दूसरा डर यह है कि इज़राइल कहीं हम ही को निशाना ना बना दे, कल को हम ही को ना मार दे। इसके अलावा फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए अगर इनको सीने में कुछ भी धड़कता होता तो यह कब का फ़िलिस्तीन की जंग रुकवा चुके होते। मत भूलिए कि जिस समय फ़िलिस्तीन के बच्चे औरतें मारे जा रहे थे, ट्रंप आया था मिडिल ईस्ट में, और इन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपये के गिफ्ट दिए, नाच रहे थे, गा रहे थे, ऐसे उसका स्वागत कर रहे थे जैसे ये गुलाम हो और वो शहंशाह हो। उस समय अगर पकड़ के ट्रंप को शर्त लगा सकते थे, हम सब देनों को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त एक ही है कि गज़ा के अंदर जंग रुको, तो आज यह नौबत नहीं आती। इसलिए इस सारी बातों का सारी मीटिंग से इन सारे रेगुलेशन का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक यह लोग वाकई कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कम से कम गज़ा के अंदर जो जेनोसाइड चल रहा है वो तुरंत बंद हो जाए। अगर यह कर पाते हैं तो कोई बात है, वरना बातें हैं, बातों का क्या
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों।